पुरुषार्थी राजकुमार, पुरुषत्व तो इतना खतरनाक भरा हुआ था कि 25 बीवियां थी, 25, और 25 की 25 उठाकर लाए थे। ओरिजिनल रावड़ी राठौड़ थे मालदेव। जिस रियासत पर आक्रमण करते उसके सामने दो ही ऑप्शंस थे, या तो अपनी रियासत दे, नहीं तो सुना है तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मतलब साफ था ब्याह करवा दो मेरा। ऐसा ही आक्रमण राम मालदेव ने फलोदी पर किया, और फलोदी पर आक्रमण करके उसके बाद में जैसलमेर पर हमला किया। अब जैसलमेर और फलोदी के उस समय शासक थे महारावल लूणकरण, लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी ने फलोदी हारने के बाद में जैसलमेर की तरफ जब मालदेव बढ़े तो माफी मांगना शुरू कर दिया और कह दिया कि भाई साहब संधि कर लो यार। मालदेव ने कहा शर्त एक ही है, सुना है आपकी कन्या बड़ी खूबसूरत है, मतलब साफ है, शादी करवा दो। लूणकरण बेचारे टेंशन में, राठौड़ारी रीत है उबी आई तो आडी जाऊं, मतलब लड़की फेरे लेकर ससुराल जाती हैं। मीठा बड़ा बोलते हैं राठौड़, लेकिन पीहर का मुंह कभी देखने नहीं देते। उबी आई तो मतलब फेरे लेकर आई, तो आडी जाऊं मतलब सीधा अर्थी पर लेट के शमशान घाटी जाती है, कभी पीहर नहीं जा पाती। तो साहब लूणकरण भाटी को मजबूरी में हामी भरनी पड़ी, और लूणकरण ने कहा कि हुक्म बना राव जी, आप जोधपुर जाइए, अभी तो युद्ध के कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं आपने, बारात लेकर आइए थोड़ा ठाट से। तो मालदेव बाबू वापस जोधपुर चले गए, और जोधपुर जब गए तो भाटियों ने बड़ा जम के मजाक बनाया मालदेव का कि यो कसो आदमी, ये वेंडो आदमी पागल, खुद की शादी का प्रस्ताव खुद ही दे रहा है। बहुत मजाक बनाया भाटियों ने। मालदेव के कानों में, मारवाड़ के धनी के कानों में यह बात जब चली, बहुत ही बलशाली और ताकतवर राजा मालदेव के कानों में जब यह बात पहुंची कि भाटियों ने उनका मजाक बनाया है, मालदेव सीधा गए जैसलमेर, और जैसलमेर जाकर, जैसलमेर में एक जगह है बड़ा बाग, जहां पर जैसलमेर राजघराने के जितने भी लोग हैं उनकी समाधियां हैं, छतरियां हैं, और वहां चंद कुछ पेड़ हैं। सारे पेड़ काट आए मालदेव बड़ा बाग के, और धमकी दी, संदेशा भिजवाया भाटी शासक लूणकरण को कि ध्यान से, डोंट जोक, मजाक नहीं, ये पेड़ थे, भाटियों के सिर भी हो सकते थे। अब भाई साहब भाटी है, राजपूत है, कमजोर तो है नहीं, ये तो गलत है ना मालदेव की हरकत। तो लूणकरण बेचारे परेशान, बेटी तो देनी है, बेटी उमा दे बटियाणी, और जैसलमेर के भाटी खानदान की नाक भी रखनी है। इसलिए उन्होंने समझदार अपने एक सेनापति कल्याण सिंह सोढ़ा को कहा कि आप जाओ, भाटी कुल की जो इंसल्ट की है मालदेव ने उसका जवाब भी देकर आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बेटी का घर नहीं टूटना चाहिए। तो कल्याण सिंह सोढ़ा गए सीधा जोधपुर और मंडोर पहुंचे, और मंडोर पहुंचकर मंडोर में जितने भी पेड़ थे उनके सबके नीचे एक एक कुलाड़ी रख के आ गए, एक एक कुलाड़ी रख दी, और मारवाड़ के धनी राव मालदेव को संदेशा भिजवाया कि काट तो हम भी सकते हैं, लेकिन हम आपकी तरह करेंगे नहीं। यानी कि इस विवाह में तो पहले से विघ्न पड़ा हुआ था। अब भाई साहब हुआ ये कि जब मालदेव का विवाह उमादेव के साथ हुआ, उमादेव भटियाणी के साथ में, ठीक है, तब दिक्कत ये पड़ी, एक पुस्तक का नाम जरूर नोट करना जिसका नाम है आसिया जीरा दूहा। आसिया जीरा दूहा, लेखक है आशानंद बारठ।
जिन्हें आशिया मोड़जी कहते हैं। आशिया मोड़जी, आशिया मोड़जी भी कहते हैं, आशानंद बारट भी कहते हैं। आशानंद बारट आशिया जीरा दूहा में लिखते हैं कि जब उमा देव पहली बार शादी करके जब जोधपुर आई तो मालदेव को पहले से नाराजगी थी और मालदेव पूरी रात महफिलों में निकालते रहे। सुहाग रात के दिन, सॉरी सुहाग रात की रात होती है, दिन नहीं होता, सुहाग रात की रात को मालदेव पूरी रात अपनी पत्नी के पास नहीं गए, अपने महफिलों में सरदारों के साथ, दोस्तों के साथ खूब मजे लिए, फुल टल्ली। उमा देव बेचारी सती नारी इंतजार करती रही कि राव जी अभी तक नहीं आए पतिदेव। एक गाना भी है, चांद चढ़ियो गिगनार पीयूसा, घर आया आधी रात पीयू जी, अब तो घरा पधार, मारोनी थारी बिलखे छे जी बिलखे छे। फिर लास्ट में कहते ऊक चूक मत बोलो गोरी, मत ना देवो ताना जी, साथिड़ा संग रात बिताई, खेलिया चौपड़ पासा जी, कठे बिताई सारी रात माने, घर उग आयो पर भात, मारोनी थारी बिलखे छे जी बिलखे छे। मेरी सुरीली आवाज नहीं है, लेकिन गाना वो इसी कारण से बना है। ठीक है साहब। उमा दे ने फिर क्या किया, ऐसी महफिलों में खुद रानी सा हुक्म तो जा नहीं सकते, इसलिए पहले राजपूतों में सिस्टम था बाई वन गेट वन फ्री का। रानी के साथ में दासी आया करती थी, जिसे डावड़िया बोलते थे। तो एक डावड़ी दासी आई थी जिसका नाम था भारमली। ये भारमली बड़ी सुंदर थी, गजब की सुंदर थी। इसको भेजा उमा दे ने रावजी को बुलाने के लिए, और रावजी तो फुल नशे में थे। जब भारमली वहां गई तो रावजी तो इसी के साथ शुरू हो गए। उमा दे माथा पीटे कि यार एक को भेजा था वो भी नहीं आई, तो खुद मर्यादा त्यागते हुए सती नारी उमा दे भटियाणी खुद हाथ में थाल लिए, तिलक सामग्री लिए, पति का स्वागत करने के लिए महफिल में गई। वहां जाके क्या देखती हैं कि यहां तो बहुत कुछ गलत चल रहा है। थाल वहीं पटका और हमेशा के लिए पति से रूठ के चली गई। इन्हीं को रूठी रानी कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूठी रानी का महल जैसलमेर में भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जैसलमेर तो जा नहीं सकती थी, इसलिए अपने ननिहाल मेवाड़ आई थी। उसके बाद अजमेर चली गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ननिहाल हो या पीहर हो, बात तो एक ही है। इसलिए रूठी रानी तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो फालतू बातें करते हैं उनको करने दीजिए। अब भाई साहब भारमली का भी एक अलग ही मैटर है, ये भी कहानी अलग ही है। इसका भी एक अलग ही मैटर है। भारमली को भी बहुत पछतावा हुआ। मालदेव की पासवान थी ये। देखो पासवान उनको कहते हैं जो दासी तुल्य छोरी होती है ना, उसको कोई भी राजा पहले मध्यकाल के अंदर अपने शरीर का कोई भी ऑर्नामेंट्स देकर उसे रानी का दर्जा दे देता था, रानीवास में स्थान दे देता था। उसे कहते हैं पासवान, आधी रानी। तो भारमली राव मालदेव की आधी पासवान बन चुकी थी। ठीक है साहब। तो आधी पासवान बनी, आधी रानी बनी। एक दिन भारमली जैसलमेर की ओर देखे, जोर जोर से देखे। उसे याद आ रही थी जैसलमेर की नहीं, उसे याद आ रही थी कि उसने उसकी सबसे प्रिय सखी, उसके साथ पली बड़ी जैसलमेर की राजकुमारी का घर तोड़ा है। बड़ा पछतावा था। जैसलमेर की ओर खड़े खड़े वो देखे मेहरानगढ़ किले में, पीछे से राव मालदेव आए। बड़ा मौसम शानदार सुहावना था, घटाएं बादलों की छाई हुई थी। पीछे से मालदेव भारमली के पास पहुंचे और मालदेव ने फटाक से भारमली को सहलाया और कहा कि क्या देख रही है प्रिय, पीहर की याद आ रही है क्या? भारमली कैसे कहवे,
कि उसे पीहर की याद नहीं आ रही है, उसे पछतावा हो रहा है कि उसने अपनी सखी का घर तोड़ा। तो राव जी हैं, और राव जी तो हशमत वाले हैं। अब भाई साहब भारमली ने भी थोड़ा कहा कि हाँ हाँ पीहर की याद आ रही है। तो मालदेव ने कहा पीहर की याद आई है तो चली जा पीहर। तो भारमली ने आखिरकार अपनी बात कह ही डाली कि हुकुम, कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, जिस राजकुमारी का जहां से मैंने अन्न खाया है उसका घर तोड़ा है, कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखाऊंगा। राव मालदेव ने कहा, राव जी ने कहा, तुझे जैसलमेर वाले उलाने देंगे, इतनी औकात, उतनी हिम्मत उनकी, तू जा अबीच, मैं भी देखता हूं जैसलमेर वाले तेरा क्या बिगाड़ते हैं। अब राव जी का आदेश से भारमली मना तो नहीं कर सकती। भारमली गई, चली तो गई, लेकिन राव मालदेव के डर के मारे किसी ने उल्हाना नहीं दिया उसको। लेकिन भारमली बड़ी सुंदर थी, बड़ी क्यूट थी। भारमली के पीछे पीछे जैसलमेर के 2 कुंवर साहब चक्कर काटे। ठीक है, जैसलमेर के 2 कुंवर भारमली के चक्कर में फंस गए। अब 2 कुंवर साहब चक्कर तो काटे, अब उन कुंवर साहब की पत्नियां भी टेंशन में कि यार पहले नड़द का घर तोड़ा, ये अब हमारा घर तोड़ेगी, ये कब जावे यहां से वापस जोधपुर। पर कुछ कह भी नहीं सकते, राव जी की लुगाई है, कौन के तो दिखाओ। 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों का मालिक है वो, क्या करें वो बेचारी। तो उसमें से कुंवर साहब की एक पत्नी थी जिनका एक भाई बागा कोटड़े का ठाकुर था। कोटड़ा वर्तमान बाड़मेर में है, जिसे ओरिजिनल नाम था बाग सिंह, इसे बागा कोटड़िया कहते थे। और ये बड़ा धड़ाई खतरनाक किस्म का आदमी था, डाकी टाइप का आदमी, लोगों को, अमीरों को लूटता था, गरीबों का भला करता था, रॉबिन हुड टाइप का आदमी, किसी को भी कनपट्टी पे मार दे आसानी से। तो उस कुंवर बाई साहब, जो उनकी पत्नी थी ना जैसलमेर के कुंवर साहब, उन्होंने कहा कि एक काम करती हूं, मेरे भाई बागे को बुलाती हूं, वो इसका कुछ इलाज करेगा भारमली का। तो बागे को बुलाया गया और बागे को सारी बात बताई बहना ने कि तुम्हारे जीजू है ना बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर पे कभी भी भारमली के पक्ष में जा सकते हैं और तुम्हारी जीजी का घर टूटेगा, इसका कुछ कर। तो बागे ने कहा कि बहना मैं कर तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। एक काम कर, जब मैं यहां से रवाना हूं तब तू मेरे को सीख देने मत आना। भाई जब वापस रवाना होता है ना बहना के घर से, तो सीख देने के लिए बहना आती है, तू मत आना, इस भारमली को भेजना, फिर देखना मैं इसका इलाज कर दूंगा। तो कि ठीक है बहना, कर लेंगे। तो बागा 3 दिन वहां रुका, और रुकने के बाद में जब वहां से रवाना हुआ तो सब राजकुमारियों ने कहा कि बागा जा रहा है आपका भाई साहब, तो इसको सीख देने जाओ। तो ये बोले कि मार तो यार पेट दुखे है ना, मैं नहीं जा सकूं। एक काम कर भारमली, तू है ना बन ठंड के, ये तो बन ठंड के घूमती थी बढ़िया, लाली वाली लगा के, नेल पॉलिश लगा के, हमेशा तैयार ही रहती थी, इसी चक्कर में तो कुंवर फंसते थे इससे कि तू तैयार है, तू ही देने चली जा, तू और मैं अलग थोड़ी है। भारमली भी गई, बागा ऊंट पे चढ़ रहा था, सीख देने के लिए ज्यों आई तिलक निकालने के लिए, बागा ने भारमली का हाथ पकड़ा और बिठा लिया ऊंट पर, ले बागा। अब भाई साहब मालदेव की पासवान बागा लेके भाग गया। मारवाड़ के धनी राम मालदेव को आया गुस्सा, इस बागे को मैं छोड़ूंगा नहीं। बाघा को मारने के लिए राम मालदेव ने सेना तैयार की। ऐसे वक्त में इन्हीं आसानंद बारठ ने समझाया राम मालदेव को कि मारवाड़ के धनी, आप एक बदमाश गुंडे को मारने जाओगे? मारवाड़ रो धनी, इस आदमी का कोई ठिकाना नहीं, कल यहां कल परसों वहां, और कुछ ऊंच नीच हो गई तो रावजी और मारवाड़ राजघराने का नाक का सवाल है। आप ना करें ऐसा,
मालदेव ने सोचा बात तो सही है, आक्रमण करे तो किस पर, ये तो आज इधर है कल उधर है। आशानंद ने कहा मैं समझाने जाता हूं, आप टेंशन ना ले, मैं समझाने जाता हूं। तो आशानंद खुद समझाने के लिए गए। और उस जमाने के जो कवि थे वो उस समय की यूट्यूब और फेसबुक हुआ करते थे, क्योंकि उन्हीं के पास तो सारा इतिहास था। इनका बड़ा सम्मान होता था कवियों का। जब बागे ने सुना कि स्वयं भू आशानंद बारट महान ज्ञानी पंडित चारण कवि मेरे द्वार पर आए हैं, तो वो खुद पैदल अपनी भारमली के साथ में वहां गया और उनका स्वागत किया। और बाघा और भारमली का प्यार देखकर आशानंद बारट भी बड़े बावड़े हो गए कि यार इन प्रेमी जोड़ों को तो अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मालदेव और भारमली का तो कोई प्यार था नहीं, प्यार तो असल ये है। तो आशानंद बारट भी वहीं रुक गए थे और वापस कभी मारवाड़ लौट के नहीं आए थे। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना कि क्लास कैसी लगी।